हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब ऑपरेशंस रिसर्च की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि आईपीपी क्या होता है, तो हमारा IPP is an linear programming problem in which the decision variables are further constrained to take integer value। यानी कि हमारी IPP भी एक तरीके की LPP ही है, बस फर्क इतना है कि जो भी आपके डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने के साथ साथ क्या होने चाहिए, इंटीजर्स भी होने चाहिए। ठीक है, अगर अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की बात करते हैं यानी कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकली, तो फिर आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज या मिनिमाइज मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस सो ऑन cn xn, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि x कहाँ तक गया है, x गया है हमारा 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं n जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा, यानी कि हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब अगर हम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो सेम इट इज एज लाइक LPP a1 प्लस a12x2 प्लस सो ऑन a1n xn, और ये हमारे साइंस है लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू b1। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कंस्ट्रेंट्स कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 सो ऑन कहाँ तक जा रहे हैं हमारा कंस्ट्रेंट्स, m तक, है ना। आप यहाँ b की वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं, यानी कि 1 2 सो ऑन कितने कंस्ट्रेंट्स हैं आप टोटल, यानी कि m को हम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स से रिप्रेजेंट करने वाले, यानी कि बेसिकली कितने कंस्ट्रेंट्स होंगे उसको हम यहाँ m मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखते हो कि 1 1 x1 प्लस 1 2 x2 सो ऑन 1 n xn, फिर 1 a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस सो ऑन a2n xn, यानी कि आप यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमारी हर एक रो यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड रो सो ऑन m रोज हैं, m कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे हैं, और मैट्रिक्स के तौर पे बात करें तो m रोज यहाँ हो जाएंगी और n कॉलम्स यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं तो x1 x2 x3 सो ऑन xn तक ये सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने के साथ साथ इंटीजर्स भी होंगे क्योंकि हम IPP पढ़ रहे हैं। अगर हम LPP की बात करते हैं तो हमारे कंस्ट्रेंट्स बस ये यहाँ तक होते और उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शन ये होता कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट IPP में हमारा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने के साथ साथ इंटीजर्स भी होगा। ठीक है, अब अगर आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहो और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसा कि आप यहाँ देखिए, सिंपली वी कैन राइट इट एज ऑप्टिमाइज मिनिमम और मैक्सिमम z इक्वल्स टू cx, ये हमने मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में लिखा है। जैसे कि आप यहाँ देखिए C क्या होगा, हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें हमारे क्या आ जाएंगे C1 C2, और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो C1 C2 है उसमें कितने होंगे 1 इंटू n, यानी कि C1 देखिए आप यहाँ से ये हमारा ऐसा बनेगा C1 C2 सो ऑन C कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा x है, x मैट्रिक्स है, x कहाँ तक जाएगा, ऐसे करके 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये आपका n तक जाएगा, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या फॉलो करेगा, n इंटू 1 का ऑर्डर फॉलो करेगा, और C जो है वो 1 इंटू n का ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू AX, A जो है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, जहां आप देख सकते हो कि A जो होगा आपका 1 1 से लेकर सो ऑन कहाँ तक जाएगा, A1n तक जाएगा। सिमिलरली नीचे ये A M1 सो ऑन AMN तक जाएगा, यानी कि जो इसका ऑर्डर होगा वो m इंटू n का ऑर्डर होने वाला है। और ये जो B है आपका बेस जो आपको सॉल्यूशन देता है, सॉल्यूशन मैट्रिक्स जिसको आप कहते हो, उसका ऑर्डर अगर आप देखना चाहो तो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, B1 सो ऑन B m तक जाएगा, यानी कि इसका ऑर्डर होगा हमारा m इंटू 1 का। ठीक है, और सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने के साथ साथ इंटीजर्स भी होंगे, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समीशन j इक्वल्स टू 1 से n ci xj सब्जेक्ट टू समीशन j इक्वल्स टू 1 to n aij xj इक्वल्स टू bi, जहां आप देखिए जो i है हमारा कहाँ से होगा, 1 से लेकर m तक चलेगा, है ना। आप यहाँ ऊपर भी देख सकते थे इस वाले उसमें कि आप देखिए b जो है वो 1 से लेकर m तक चल रहा है और x जो है वो 1 से n तक चल रहा है। यहाँ देख लीजिए x j की वैल्यू कहाँ से चलेगी, 1 से n तक चलेगी।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और एक्स हमारा डिसीजन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। और ए बी सी, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, ये हमारे एक तरह से पैरामीटर्स का भी वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं पे हमारे डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू डिपेंड करती है कि कितनी आएगी। अगर हम ए, बी और सी को चेंज करते हैं तो उससे हमारे डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये हम ऑर्डर्स की बात कर चुके हैं। सी का ऑर्डर 1 इंटू एन का होगा, एक्स का एन इंटू 1 का होगा, ए एम इंटू एन और बी मैट्रिक्स का एम इंटू 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैक्स जेड इक्वल्स टू 2x1 प्लस 4x2 सो ऑन। ये हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं, ये हमारे दो कंस्ट्रेंट्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने हैं? 1 और 2, तो m की वैल्यू हो गई 2। और वेरिएबल्स कितने हैं? x1 x2, यानी कि ये भी 2 हैं, तो n की वैल्यू भी हो गई 2। अगर आप यहाँ देखिए तो ये आपका सी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है आपका? देखिए आप 1 इंटू एन का, यानी कि 1 इंटू 2 का ऑर्डर फॉलो कर रहा है ये, है ना। और इसका ऑर्डर क्या है आपका? n इंटू 1, यानी कि 2 इंटू 1, क्योंकि x मैट्रिक्स है आपका। अगेन अगर आप यहाँ देखें तो ये आपका a मैट्रिक्स है, जो कि आपका कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है? m इंटू एन, यानी कि 2 इंटू 2। और ये आपका क्या है? x मैट्रिक्स, अगेन जो आपका n इंटू 1, यानी कि 2 इंटू 1 का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। और ये आपका b मैट्रिक्स है, जो आपका यहाँ पे m इंटू 1, यानी कि 2 इंटू 1 का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। और आपके यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं और सारे इंटीजर्स हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।